तो क्या यूपीएससी प्रीलिम्स की कट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आपकी रातों की नींद खराब कर रही है? कहीं आप उनमें से तो नहीं जिनका पिछली बारी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था? घबराने की बात नहीं है। स्लीपी क्लासेस आपकी इस मुश्किल को आसान करने वाला है। हम लेके आए हैं संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ऑन पॉपुलर डिमांड। दोस्तों, चाहे वो स्टैटिक नॉलेज है या चाहे वो करंट अफेयर्स है, दोनों ही चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली इस क्रैश कोर्स के प्रोग्राम में कवर किया जाएगा, जहां पे डेली लाइव लेक्चर्स रहने वाले हैं। और तो और, अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही स्लीपी क्लासेस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। और अगर आपके उसके बावजूद कुछ स्ट्रेटेजिक डाउट्स हैं, कुछ अनकन्वेंशनल डाउट्स हैं, आपको फियर है, एंजाइटी है रिलेटेड टू प्रीलिम्स, तो हम एक प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम भी लेके आए हैं। दोस्तों, आइए इस सफर को मुमकिन बनाते हैं और प्रीलिम्स को क्रैक करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शुभम कौरव है। मैंने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 291 रैंक प्राप्त किए और ये मेरा चौथा प्रयास था। मैंने अपने हर प्रयास में प्रीलिम्स को क्लियर किया है। पहली चीज़ है कि आपको जो स्टैटिक का रिवीजन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक लाइन है जिसको बोलते हैं स्टैटिक इज़ द किंग। तो अगर आपका करंट अफेयर्स थोड़ा वीक है लेकिन आपका स्टैटिक बहुत स्ट्रांग है, तो आप उसके बेसिस पर ही करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। तो स्टैटिक आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए। रोज़ 5 कोर टॉपिक्स जो है आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी, जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जिन पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इन पर सबसे ज़्यादा आपका फोकस रहना चाहिए। कुछ टॉपिक्स है जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर, उन टॉपिक्स का उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उन पे आप कम फोकस भी कर सकते हैं। बट द स्टैटिक ऑफ द कोर 5 सब्जेक्ट्स शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद यू। द सेकेंड थिंग इज दैट यू शुड बी गिविंग अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट इन दिस लास्ट डेज। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में मोर देन 70 मॉक टेस्ट दिए थे। और मॉक टेस्ट देने के कुछ फ़ायदे ये हैं कि एक तो आपको अपने गैप्स पता चल जाते हैं कि आपके प्रिपरेशन में कहाँ कहाँ गैप्स है, कौन कौन सी कमियाँ हैं। उसके बाद आपकी एक प्रैक्टिस होती रहती है, आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाती है, आपको आइडिया लग जाता है कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है अपने पेपर को। जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया था कि मैं 2 राउंड में अटेम्प्ट करूँगा। पहले राउंड में सिर्फ शॉर्ट वाले आंसर्स करूँगा और 50-50 वाले भी करूँगा। और देन इन द सेकेंड राउंड आई विल डू द रेस्ट। जो मैंने एक ही एलिमिनेट किया है ऑप्शन, वो वाले भी करूँगा और उनको छोड़ दूँगा जिनमें मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो द फर्स्ट राउंड आई गेव अराउंड 1.5 आवर, जिसमें मैंने शॉर्ट और 50-50 वाले क्वेश्चंस किए थे, जिनमें मैं 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुका था। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये है कि मॉक टेस्ट के एनालिसिस से आपको बहुत कुछ फ़ायदा होता है। आपको पता चलता है कि कौन से करंट अफेयर्स के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी सिली मिस्टेक्स आप करते हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं रियल एग्ज़ाम में। आप पैनिक कर रहे हैं तो आप कैसे खुद को काम कर सकते हैं ताकि आपकी वो सिली मिस्टेक्स ना हो पाएँ। तो एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट के जब 10 दिन बचे या 7 दिन बचे, तब आपको मॉक टेस्ट एकदम बंद कर देना है। मॉक टेस्ट देना, आपको केवल PYQs पे फोकस करना है। यू हैव टू सी PYQs अगेन एंड अगेन। यू हैव टू गेट इन द माइंडसेट ऑफ UPSC कि UPSC किस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म कर रहा है, वो किस ऑप्शंस जब सेट कर रहा है तो कैसे सेट करता है, क्वेश्चंस कैसे सेट करता है। तो जब आप उसके माइंडसेट में आ जाएंगे, तो जब रियल एग्ज़ाम होगा तो आप मॉक टेस्ट से हट के UPSC वाला फॉर्मेट आपके दिमाग में चलेगा कि आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे गेस वर्क कर सकते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू। एंड व्हेन द लास्ट फ्यू डेज आर लेफ्ट, फॉर एग्जांपल 5-7 दिन आपके एंड के बचे हों, तो आपको बैकवर्ड प्लानिंग करनी है कि D-1 डे पे क्या करेंगे, D-2 डे पे क्या करेंगे और एक्चुअल एग्ज़ाम के दिन आप सुबह क्या करके जाएंगे। तो उसके लिए मेरी एक राय आपके लिए ये रहेगी कि D-1 डे पे आप सिर्फ जो रटने वाली चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ही फैक्चुअल नेशनल पार्क्स कहाँ पे हैं, इंडिया की सारी रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, द माउंटेन रेंजेस, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स दैट आर हैव कम, और इंटरनेशनल अफेयर्स में कौन से एरियाज है जिनमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, प्लेसेस इन न्यूज़। तो ऐसे जो रटने वाली चीज़ें हैं वो आप D-1 डे पे कर सकते हैं। और उससे पहले आप 3-4 दिन तक पॉलिटी और इकोनॉमी के कोर्स चीज़ें, स्टैटिक चीज़ें, उन पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि हर साल जो रिपीटेड थीम्स हैं जो आपने आइडेंटिफाई कर रखी हैं अपने PYQ एनालिसिस से, उनको आप अच्छे से रट के जाइए, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस ऑफ देम बीइंग रिपीटेड इन योर अपकमिंग एग्जाम। वन मोर सजेशन फ्रॉम माई साइड कि जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तब आप कुछ सोच के उसको अटेम्प्ट करेंगे, आप कुछ आइडिया लगाएंगे, थोड़ा गेस वर्क करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी जो
गेस वर्क की पावर है, एलिमिनेशन की पावर है, वो डेवलप होती चली जाएगी, आपका एक इंट्यूशन डेवलप होगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चंस आप छोड़ देंगे तो आप वो इंट्यूशन डेवलप होने का चांस नहीं देंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं में क्वेश्चन से उतने ज़्यादा अटैम्प्ट कीजिए। व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग माय मॉक टेस्ट आई अटेम्प्टेड मोर देन 95 क्वेश्चन, और एक्चुअल एग्जाम में भी मेरे 90+ क्वेश्चन से अटैम्प्ट हुए थे, बिकॉज धीरे धीरे मैंने अपने गेस वर्क को, इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। PYQ एनालिसिस से मैंने कुछ की एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं हर टॉपिक में, जो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं। जब आपकी एंशिएंट हिस्ट्री आती है उसमें आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी एंशिएंट हिस्ट्री है। तो उसमें आप कुछ महाजनपद का टाइम, गुप्ता पीरियड एंड सतवाहन पीरियड, देन हर्षवर्धन पीरियड, दीज आर द एरियाज़ विच यू कैन फोकस मोर ऑन, है ना, क्योंकि इनका ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। सिमिलरली फॉर आर्ट एंड कल्चर, with respect to ancient perspective, you can focus more on Buddhism, Jainism, their subsects, their texts and their scholars. So these are very repeatedly asked, so you can focus on them. Modern history जब आप पढ़े तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का उतना ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना 1857 के रिवोल्ट का है। पीजेंट मूवमेंट्स हो गए, दोज आर इम्पॉर्टेंट, ट्राइबल मूवमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। देन आफ्टर कमिंग ऑफ गांधी जी, द एस्केलेशन विच टुक प्लेस इन द फ्रीडम मूवमेंट, तो वो वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड पुलिसिंग पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर, द केव आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स and dance forms are the most important areas. In geography, you can focus on various climate zones around the world. You can read also about the weather systems, क्योंकि monsoon, El Nino, La Nina, Indian Ocean Dipole, oscillations, तो इन पे questions काफ़ी आते हैं, तो weather system को भी आप अच्छे से पढ़िए। Oceanography और climatology are the key areas. You can give less focus on geomorphology because it is not that much asked. In the international relations, you can focus on the major summits that have taken place recently and the major conflict regions of the world. For example, there have been conflict in Israel, Palestine, Ukraine, Russia, and currently India, Pakistan. So you can identify the key areas, key locations in those. For example, last time ह्यूमैनिटेरियन कैंप्स वर आस्क्ड फ्रॉम पैलेस्टाइन, तो ऐसे ही आप अराउंड द वर्ल्ड जो भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। ऑल्सो एवरी ईयर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन स्कीम्स आर आस्क्ड, पर्टिकुलर स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है या उनकी अम्ब्रेला स्कीम्स जो हैं उसके अंदर जो स्मॉल मिशंस हैं उनको भी आप पढ़ के जाइए, स्पेशली रिलेटेड टू सोशल इशूज़, है ना, वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, इनसे रिलेटेड स्कीम्स आप अच्छे से पढ़ के जाइए। इन इकॉनमी यू कैन फोकस ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट and also the effect of external factors, for example the Trump policies, जो टैरिफ्स अभी उन्होंने इम्पोज किए हैं चाइना पे, तो जो इंटरनेशनल अफेयर्स की वजह से इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी पे जो इम्पैक्ट आया है उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑन इंडियन करेंसी। जो नीर और रीर पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दैट आई थिंक कैन बी रिपीटेड, एंड other similar schemes of the government which have been recently launched in economy related to UPI, और कौन से नई जगह पे UPI लॉन्च हुआ है, ये भी एक आप चीज़ पढ़ सकते हैं। In the environment you can focus on the major international initiatives that have taken place recently, the COP28 that has taken place, और आप 2 साल का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंट में, तो आप 2 साल का अच्छे से पढ़िए। उसके अलावा जो रिसेंटली इंक्लूडेड रामसर साइट्स हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं, और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को आप क्लब करके पढ़िएगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। कमिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यू कैन फोकस मोर ऑन बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, एंड रिसेंटली डिफेंस टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स दैट हैव बीन गोइंग ऑन। नोवेल टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ड्रोन का यूज़ बहुत हो रहा है, तो दे कैन आस्क द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक ड्रोन and which country produces that drone, that can also be asked, so do your focus there. लास्ट में पॉलिटी में पूरा स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट्स, अदर कोर्ट्स, क्योंकि कोर्ट्स बहुत आजकल न्यूज़ में रहते हैं, उसके अलावा पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है और प्रेसिडेंट वाला चैप्टर वो आप अच्छे से करके जाइएगा। आई थिंक दीज वर ऑल द इम्पॉर्टेंट थीम्स दैट आई वांटेड टू टेल यू, एंड
आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम ग्रेटफुल टू DKT टीम, जिनके स्ट्रैटेजी के जो वीडियोस थे प्रीवियस टॉपर्स से उनसे मुझे हेल्प मिली थी, एंड आई होप दैट दिस वीडियो ऑफ माइन कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. थैंक यू.